मैं हूँ राजा। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा टेक में। तो दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रहा था जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो चुका है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और ये मेरा पार्ट 3 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो मेरा जो पहला है एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह से समझिए और ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कॉन्सेप्ट है मेरा, इसमें जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम फॉर ए फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडी आर एज फॉलो। मतलब कि जो इसमें जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई बॉडी मेरा किसी लिक्विड में बॉडी मेरा पार्शियली या पूर्ण सबमर्ज होता है, तो उस स्थिति में बॉडी का स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन होता है। ठीक है, तो वो न्यूट्रल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, तो ये हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि पार्शियली जब कोई बॉडी, देखिए जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में पार्शियली रहता है सबमर्ज्ड, पार्शियली का मतलब होता है कि आधा डूबा हुआ आधा ऊपर, मतलब क्या कुछ भाग अंदर कुछ भाग बाहर रहता है। ठीक है, तो ये पार्शियली होता है। और जब कोई बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होता है तो उसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेटा सेंटर का। ठीक है, पार्शियली के लिए ध्यान दीजिएगा, पार्शियली के लिए है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मेटा सेंटर का, और एक एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ बायोयांसी, और एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट आता है। तो तीन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इस बॉडी में ये तीनों कहाँ कहाँ पे लाइज करता है। ठीक है, ये तीनों तीन पॉइंट होता है, ये तीनों पॉइंट कहाँ कहाँ पे लाइज करता है वो हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहले जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो तो किसी भी एरिया के, मतलब जैसे कि रेक्टेंगुलर है तो उसके सेंटर पे, मतलब सेंटर पे जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। किसी भी बॉडी के सेंटर पे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो मान लीजिए कि इस बॉडी का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और सी अब मान लीजिए कि वायुयांशी क्या होता है, कि वायुयांशी होता है कि जितना बॉडी मेरा पानी के अंदर है या लिक्विड के अंदर जितना बॉडी है उसका सेंटर। ठीक है, तो देखिए इस बॉडी इतना भाग, मतलब आधा भाग, ये जो है मेरा आधा भाग पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। तो ये आधा भाग जो है इसका सेंटर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर हो जाता है इस पॉइंट पे इसका सेंटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायोयांशी। ठीक है, सेंटर ऑफ बायोयांशी हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस बॉडी का एक नॉर्मल एक्सिस होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लीजिए कि ये मेरा नॉर्मल एक्सिस है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए, देखिए अब क्या करते हैं कि इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करती है, तो ये बॉडी मान लीजिए कि डिस्प्लेस होने के बाद क्या होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ बायोयांशी होता है, मान लीजिए कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, मान लीजिए कि इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि ये तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही हो जाएगा, और सेंटर ऑफ बायोयांशी जो होगा थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब देखिए ये बायोयांशी जो यहाँ पे आ गया है, बायोयांशी सेंटर और बायोयांशी, इसको हम मिलाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो एक एक्सिस पे पॉइंट पे ये मतलब हॉरिजॉन्टल जो मेरा एक्सिस है, इस बॉडी का जो एक्सिस है उस पे एक पॉइंट पे ये कट करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है मेरा मेटा सेंटर कहलाता है। ठीक है, यही पॉइंट मेरा मेटा सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ बायोयांशी और सेंटर ऑफ बॉडी क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो देखिए फिर से अब देखते हैं इस बॉडी में हम जैसे अगर डिनोट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो इसमें मान लेते हैं कि मेटा सेंटर मान लीजिए कि यहाँ पे लाइज कर गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाइज कर गया, और सेंटर ऑफ बायोयांशी मान लेते हैं कि यहाँ पे लाइज कर गया। ठीक है, तो क्या होता है ये पार्शियली सबमर्ज्ड के लिए। अब फुल्ली सबमर्ज्ड जो बॉडी होता है, तो फुल्ली सबमर्ज्ड जो बॉडी होता है उसमें क्या होता है, फुल्ली सबमर्ज्ड, उसमें दो ही कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और एक आता है सेंटर ऑफ बायोयांशी ऑफ सेंटर। ठीक है, मतलब बायोयांशी सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ बायोयांशी, ये दो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि अब ये दोनों कॉन्सेप्ट में अब स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन मतलब बताता है किसी भी बॉडी का। तो स्टेबल कंडीशन कब हो जाएगा बॉडी, तो जैसे कि मान लीजिए कि जब बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं उसके एक्सिस के अबाउट। ठीक है,
मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बॉडी है मेरा, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद फिर बॉडी क्या होता है कि फोर्स हटाने के बाद फिर क्या होता है कि वो अपने पूर्ण स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को स्टेबल कंडीशन कहते हैं, स्टेबल कंडीशन कहते हैं ऐसे कंडीशन को। और जब बॉडी को हम जैसे इस प्रकार का शेप लेते हैं और बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, ये कि पूर्ण अपने स्थिति में नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन को हम अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं। और जब हम किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस तो करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, लेकिन वो क्या होता है दूसरे पॉइंट पे जाने के बाद रुक जाता है। ठीक है, ना वो अपने पहले स्थिति में आता है और ना आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ से भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो किसी और पॉइंट पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि बॉडी तो डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है कि पॉइंट पे जाने के बाद रुक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए, जब कोई बॉडी मेरा जब पार्शली सबमर्ज होता है, मतलब फ्लोटिंग होता है, जो मतलब ऊपर तैरता रहता है, पार्शली सबमर्ज, तो उस कंडीशन में स्टेबल कंडीशन कब होगा, अनस्टेबल कंडीशन कब होगा, न्यूट्रल कंडीशन कब होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो आपको समझा चुके हैं। तो देखिए, जब मेटा सेंटर फ्लोटिंग बॉडी के लिए बता रहे हैं, जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहता है तो वो स्टेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, और जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन रहता है। ठीक है, और जब दोनों एक ही बिंदु पर कॉन्साइंड कर जाते हैं तो वो मेरा क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि देखिए, फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंटर जब ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो वो स्टेबल कंडीशन होता है, और मेटा सेंटर जब नीचे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो अनस्टेबल कंडीशन होता है, और जब मेटा सेंटर सेम पॉइंट पे होता है, सेम बिंदु पे होता है, दोनों एक ही लाइन पे होता है, तो वो मेरा क्या हो जाता है कि न्यूट्रल कंडीशन हो जाता है। ठीक है, अब वही सबमर्ज्ड बॉडी के लिए क्या हो जाता है, बायंसी क्या होता है, ऊपर रहता है, बाई सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर रहता है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो स्टेबल कंडीशन होता है, और सेंटर ऑफ बायंसी नीचे होता है तो अनस्टेबल कंडीशन होता है, और सेंटर ऑफ मतलब बायंसी ग्रेविटी से अगर दोनों एक ही बिंदु पे लाइज मतलब एक ही एक्सिस पे लाइज कर जाता है तो उस स्थिति में न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये दोनों मेरा दोनों बॉडी के लिए ये मेरा स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल कंडीशन था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, तो इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए अच्छी तरह से थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो देखिए। टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजॉन्टल इमर्ज्ड सरफेस। ठीक है, देखिए टोटल प्रेशर, देखिए प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर इंटेंसिटी, कि जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी मान लीजिए लिक्विड में किसी पॉइंट के हम जब प्रेशर निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का हम प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका वेट डेंसिटी और इसका जो अपर जो मतलब जो है इसका सरफेस से इसका हाइट कितने दूरी पर है। ठीक है, ये दोनों को जब हम गुना करते हैं, मतलब वेट और हाइट को हम गुना करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें हम मुझे सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला गया है। ठीक है, तो सरफेस बोला गया है तो वो किसी शेप में होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सरफेस का मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब उसमें जगह होगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस प्रकार का शेप है कोई, ठीक है, इस प्रकार का कोई सरफेस है और इस पे मेरा पूछा जा रहा है, जैसे ये लिक्विड में सबमर्ज्ड है, लिक्विड में समझ है, और इसका हाइट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक्स बार ले लेते हैं। ठीक है, एक्स बार ले लेते हैं इसका हाइट, और इसका हाइट एक्स बार ले लेते हैं, और यहाँ से ऊपर जो मेरा लिक्विड है उसे हम मतलब डब्लू से मतलब क्या करते हैं कि उसे वेट डेंसिटी उसका मान लेते हैं डब्लू हो गया। ठीक है, और इस बॉडी का तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया होगा, मान लीजिए एक पॉइंट का जो मेरा होता है प्रेशर इंटेंसिटी, वो क्या हो जाता है, जो वेट डेंसिटी हो जाता है गुने क्या हो जाता है, हाइट कितने हाइट पे है वो पॉइंट। ठीक है, अब ये एरिया की बात कर रही है, तो एरिया की बात कर रही है तो उस एरिया से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल इंटेंसिटी प्रेशर इंटेंसिटी निकल जाएगा इस सरफेस का। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स बार ए। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स बार ए, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए डब्ल्यू ए एक्स बार। ठीक है, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर और अनइमर्ज्ड सरफेस। ठीक है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर और अनइमर्ज्ड सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा with the liquid surface lies at the distance equal to dash the distance of gravity। ठीक है,
मतलब क्या पूछा जा रहा है ये हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है मेरा, ठीक है। लिक्विड का मान लीजिए कि जब कोई बॉडी मेरा रहता है, इमर्ज रहता है, कि कोई बॉडी मेरा जब कोई बॉडी इमर्ज रहता है इसमें, तो क्या होता है कि उसमें एक सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, और एक मेरा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट कितने हाइट पे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर लिक्विड सरफेस से, ये हमसे पूछा जा रहा है, एच बार, ठीक है। तो एच बार का फॉर्मूला, ये हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच बार निकालने का, तो एच बार निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। और ये एक्स बार क्या होता है हम ये समझाते हैं। एक्स बार क्या होता है कि जब कोई बॉडी जैसे किसी भी लिक्विड में समझ रहता है एक्स बार, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उस सरफेस लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के डिस्टेंस को एक्स बार कहते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ प्रेशर से सेंटर मतलब वहाँ से क्या होता है कि सरफेस ऑफ लिक्विड से सेंटर ऑफ प्रेशर तक के डिस्टेंस को एच बार कहते हैं, और एच बार का फॉर्मूला निकालने का ये होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए कि इस पॉइंट पे है, तो उससे कुछ नीचे में क्या होता है, एच बार होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो देखिए ये हमसे पूछा जा रहा है कि डैश द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मतलब ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे ही होता है, ठीक है, कुछ नीचे ही होता है। अब कितना नीचे होता है, तो इतना नीचे होगा, ठीक है। इसको हम जोड़े हैं तो मतलब क्या, इतना ही नीचे होगा मेरा आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एक्स बार, ठीक है, तो इतना नीचे होगा। तो नीचे मतलब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, आई जी साइन स्क्वायर थीटा ए एक्स बार एबव, एबव तो नहीं होगा। अब देखिए एबव है, देखिए आई जी साइन स्क्वायर थीटा बिलो, बिलो देखिए बिलो पहले ही मिल गया है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकल इमर्ज सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज गिवन बाय, मतलब वही जो हमसे पूछा जा रहा है कि कोई जब बॉडी कोई लिक्विड मेरा जो सरफेस है वो वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब क्या कि जैसे इंक्लाइन रहता है तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा लग जाता है, ठीक है। और जब कोई वर्टिकल रहेगा चाहे हॉरिजेंटल रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार। तो आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार, देखिए सी नंबर मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आई जी देखिए दिया गया है आई जी ए मतलब सॉरी हाँ डी मेरा दिया गया है आई जी बटे ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए वर्टिकली इमर्ज सरफेस इज शोन इन फिगर, मतलब क्या फिगर में, इस फिगर में जो दिखाया गया है डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द वाटर सरफेस इज, मतलब क्या वाटर सरफेस से जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ प्रेशर का, वो हम मतलब बताने के लिए बोल रहा है इस शेप में, ठीक है, इस शेप का। तो देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एच बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर जो सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस से जो सेंटर ऑफ प्रेशर तक का डिस्टेंस होता है वो एच बार से हम निकालते हैं। और एच बार का फार्मूला क्या हो जाता है, एच बार का फार्मूला, तो एच बार का फार्मूला हम डिस्कस किए हैं कि आई जी उसके बाद देखिए आई जी हो जाएगा ए एक्स बार प्लस एक्स बार हो जाता है, ठीक है। तो आई जी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस पे हम निकाल के देखते हैं इस बॉडी का। तो देखिए यहाँ पे इस बॉडी में मेरा जो दिया गया है आई जी क्या हो जाएगा, इस बॉडी ये एक रेक्टेंगल शेप है बी डी है, देखिए इसका ये जो है हाइट डी दिया गया है और विड्थ बी दिया गया है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू डी, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी कितना हो जाएगा, आई जी हो जाएगा मेरा बी डी क्यू एक्स हॉरिजेंटल मतलब क्या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल बोला जा रहा है तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग पूछा जाए, बी डी क्यू बटे 12 होता है। और उसके बाद क्या होता है, एरिया हो गया मेरा ये हो गया, और एक्स और फॉर्मूला में एक्स बार होता है, ठीक है। तो एक्स बार मेरा, एक्स बार का तो डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो एक्स बार को एक्स बार ही ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं इसे, तो फॉर्मूला क्या होता है एच बार निकालने का, तो एच बार निकालने का फॉर्मूला होता है आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ठीक है। तो आई जी तो हम डिस्कस किए थे, डिस्कस करते हैं हम, देखिए बी डी क्यू 12 हो जाएगा नीचे में, उसके बाद बी डी एरिया हो जाएगा और एक्स बार हो जाएगा प्लस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम निकाल कर फाइनली रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट मेरा आ जाएगा डी स्क्वायर बटे 12 एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ पे है। तो देखिए डी स्क्वायर 12 एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, तो ये मेरा बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बी मेरा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकल इमर्ज सरफेस लाइज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डैश ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो है मेरा, देखिए हमेशा हम आपको बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही हमेशा लाइज करेगा। ठीक है, अब नीचे लाइज करेगा, तब कितना नीचे लाइज करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है एच बार के लिए, तो आई जी ए एक्स बार प्लस एक्स बार हो जाता है। ठीक है, तो एक्स बार तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस पर है, तो इतना डिस्टेंस पर है आई जी ए एक्स बार। ठीक है, नीचे तो आई जी ए एक्स बार बिलो है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ओवर ए लिक्विड इट्स विल सिंक डाउन। मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी मेरा लिक्विड पे प्लेस किया जाता है, जब कोई बॉडी मेरा किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो वो क्या होता है कि नीचे डूब जाता है। मतलब किस स्थिति में नीचे डूब जाएगा और किस स्थिति में ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में मेरा नीचे डूब जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब कोई बॉडी को हम किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस पर मेरा दो फोर्स लगता है। ठीक है, दो फोर्स, तो एक तो बॉडी के वेट से नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और एक मतलब वायुयांशी फोर्स, मतलब जो लिक्विड है ऊपर की ओर धकेलना चाहता है किसी भी बॉडी को। ठीक है, तो उसे वायुयांशी फोर्स कहते हैं। तो ये ऊपर की ओर धकेलना चाहेगा, तब क्या होगा कि मान लीजिए कि नीचे की ओर कब बैठ जाएगा, तो नीचे की ओर जब बैठ जाएगा जब मेरा बॉडी का वेट ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या, बॉडी का वेट से जो फोर्स लगेगा वो मेरा ज़्यादा होगा वायुयांशी फोर्स से, तो मेरा क्या हो जाएगा, बॉडी नीचे की ओर बैठ जाएगा। ठीक है, और जब फ्लोट कब करेगा, तो फ्लोट उस टाइम उस स्थिति में करेगा जब मेरा वायुयांशी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और बॉडी के वेट, मतलब सॉरी, वायुयांशी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के वेट के फोर्स से। ठीक है, तो उस स्थिति में मेरा फ्लोट करेगा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लेस देन द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, जो वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है बॉडी के वेट के कारण, उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स मतलब क्या, वायुयांशी फोर्स। तो वायुयान फोर्स कहिए चाहे अपथ्रस्ट फोर्स कहिए, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वायुयान फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है उससे मेरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तब उस स्थिति में क्या होगा, बॉडी मेरा लिक्विड में सिंक कर जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट फोर्स, तो मेरा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहले ये पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, when a body is immersed fully or partially in a liquid it is lifted up of liquid by a force equal to the weight of the liquid displaced by the body, this statement is called। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो ये क्या करता है, लिक्विड जो मेरा बॉडी जो है मेरा लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, वो अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो उस वेट के बराबर जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है, तो उस स्टेटमेंट को किसने दिया गया था, तो ये इस स्टेटमेंट को पास्कल प्रिंसिपल भी, सॉरी आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्ज्ड बॉडी। तो हम पहले डिस्कस किए थे पहले कॉन्सेप्ट में कि जितना एरिया मेरा पानी में डुबोया रहता है उस एरिया के सेंटर को हम सेंटर ऑफ बायोएंसी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ बायोएंसी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ बायोएंसी मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए राइट मेरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द बायोएंसी डिपेंड्स अपॉन। तो बायोएंसी जो है डिपेंड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो बायोएंसी जो है कि लिक्विड के वेट पे डिपेंड करता है कि कितना वेट वो लिक्विड हटा रहा है, मतलब वेट कितना डिस्प्लेस कर रहा है। जितना वेट जो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड का, वही लिक्विड मेरा क्या होता है, फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो वेट पे डिपेंड करेगा हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
द मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, तो देखिए मेटासेंट्रिक हाइट हमसे पूछा जा रहा है, तो मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द मेटा सेंटर, ठीक है। मेटा सेंटर और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए बी में दिया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर, मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिस्टेंस को मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स इज ए पॉइंट, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे मेटा सेंटर के बारे में कि जब कोई बॉडी फ्लोट करता है और उसे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया जाता है तो उसका मेटा सेंटर मतलब बायोएंसी जो है वो थोड़ा सा आगे घसक ऑसिलेट करवाया जाता है, तो बायोएंसी थोड़ा आगे घसक के और उस एक्सिस को एक एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करने लगता है, तो मतलब एक पॉइंट के अलोंग, तो पॉइंट को क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो मेटा सेंटर कहते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेटा सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन गिवन ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द फ्लोटिंग इज सेड टू बी। देखिए जब किसी बॉडी को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद फिर रिटर्न वो अपने शेप में आ जाता है तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। स्टेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सब, तो एक स्टेबल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्टेबल मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडी ए एंड बी आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, सिलेक्ट द। मतलब क्या होता है, देखिए मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है जिस बॉडी का ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होता है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक हाइट जिस बॉडी का ज़्यादा होता है उस बॉडी का मतलब वो ज़्यादा होता है स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो देखिए बी बॉडी का मेटासेंट्रिक हाइट जो है 1.5 मीटर है, तो ये मेरा ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में होगा ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए ऑप्शन में मेरा दिया गया है कि द बॉडी बी इज मोर देन स्टेबल देन बॉडी ए, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी में देख लीजिए सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर, तो मतलब क्या कर रहा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगा मेरा बॉडी। तो देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब फ्लोटिंग करता है बॉडी, मतलब फ्लोट बॉडी के लिए मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाइज करता है, मतलब एक ही पॉइंट पे लाइज करता है या एक ही एक्सिस पे लाइज करता है, ठीक है। सॉरी एक एक्सिस नहीं, मतलब एक ही पॉइंट पे लाइज करता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी के लिए। और सबमर्ज्ड बॉडी के लिए क्या हो जाता है, बायोएंसी सेंटर ऑफ बायोएंसी और सेंटर ऑफ बायोएंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे लाइज करता है, तो उस स्थिति में सबमर्ज्ड बॉडी के लिए न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमसे फ्लोटिंग बॉडी के लिए पूछा गया था, फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे लाइज करेगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये ए मेरा राइट। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू, बाय।